नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DSK हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम काफ़ी टाइम बाद आपके बीच क्लास लेकर आए हैं। आप सभी की डिमांड थी कि सर ओल्ड इज गोल्ड सीरीज को चालू किया जाए, यानी आप सबसे ज़्यादा कौन सी क्लास की डिमांड कर रहे थे? ओल्ड इज गोल्ड सीरीज को लेकर। तो आज हम ओल्ड इज गोल्ड सीरीज को चालू कर रहे हैं दोबारा से। आप सभी का सपोर्ट बना रहेगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि साथियों आपको पता है इस क्लास को कंप्लीट करने में, रिकॉर्ड करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यानी यह मैंने टॉपिक तैयार किया है तो 5-7 क्वेश्चन बैंक से मैटर लिया है। तो आपको पता है एक क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने में एक टॉपिक को कितना टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, आज की क्लास में मौर्य वंश कंप्लीट किया है। तो आज की क्लास अपनी कौन सी होगी? मौर्य वंश को लेकर। तो मैंने कोशिश की है कि एक भी ऐसा प्रश्न नहीं रहे जो कि पूछा गया हो और यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिले। तो मैंने क्या है, कंप्लीट मेहनत की है और सभी प्रश्नों को आपके सामने एक जगह लाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगेगी और आप अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो साथियों, बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, मौर्य राजवंश की स्थापना कब की गई? तो 323 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने मगध के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके की। यानी आपको ध्यान रखना है कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसकी सहायता से? तो आपको आंसर करना है चाणक्य की सहायता से। किसे पराजित करके की गई? तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। घनानंद को पराजित किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कौन से नवीन वंश की स्थापना की? मौर्य राजवंश की। उसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की? तो यह पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? तो किसे कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? यानी किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? भेंट यानी मुलाकात। तो किसके द्वारा उल्लेख किया है? जस्टिन के द्वारा व प्लूटार्क के द्वारा। इन दोनों ने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। अब बात करती हैं मुद्रा राक्षस को लेकर। तो मुद्रा राक्षस के बारे में कई प्रश्न पूछे गए हैं और कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह याद करना होगा कौन सा ग्रंथ? मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे? विशाख दत्त। दूसरी बात, मुद्रा राक्षस के बारे में आपको ध्यान रखनी होगी कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है किसमें? मुद्रा राक्षस में। और इसी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? वृषल। यानी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। उसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो किसमें? वावंश टीका में। उससे पहले यहाँ पर एक प्रश्न रह गया, उसकी बात करते हैं कि मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इसकी विषय वस्तु क्या है मुद्रा राक्षस की? चंद्रगुप्त के समय में राज दरबार में द्रव्य संधियों के बारे में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राज दरबार में द्रव्य संधियों के बारे में इसमें क्या है? विषय वस्तु है। किसकी? मुद्रा राक्षस की। यानी सीधा सीधा यहाँ से यही पूछा गया था कि मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। और उसमें ऑप्शन में क्या दे रखा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में द्रव्य संधियों के बारे में इसमें क्या है? उल्लेख मिलता है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? यानी आपसे प्रश्न पूछा गया था
कि किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? तो यह किसने कहा था? प्लूटार्क ने। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, किसने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किया है? तो यहाँ ऊपर हम बात कर चुके हैं किसके द्वारा किया गया है? जस्टिन व प्लूटार्क के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपको देखना होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो यह किसके द्वारा पहली बार जीते गए? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल थे, तो आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान व बंगाल। और आपसे पूछा जाए कि साम्राज्य में शामिल नहीं था, तो विशेषकर तमिलनाडु के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि तमिलनाडु चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। बाकी शामिल कौन कौन से आपको पता चल गया? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान व बंगाल। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? यानी पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका आंसर क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों, अगर आप इस तरह तैयारी करोगे तो आपका टॉपिक इस तरह कंप्लीट हो जाएगा कि आपको इधर उधर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके पास मैटर है वह कैसा है और प्रश्न किस प्रकार के इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों को मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने रजिस्टर में नोट कर रहे होंगे। हो सकता है आप नोट्स में ऐड कर रहे हों, लेकिन साथियों यह प्रश्न एक एक इम्पोर्टेंट है, आपको हर प्रश्न याद रखना होगा, क्योंकि इतिहास का रूल है। इतिहास में ऐसी माना जाता है कि परीक्षा में, किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, चाहे वह पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे वह नेट जैसी परीक्षा हो, उसमें भी इतिहास विषय के प्रश्न क्या रिपीट होने का काम करते हैं। तो आपको यह सभी ओल्ड इज गोल्ड सीरीज अपने रजिस्टर में नोटबुक करनी है, या फिर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लोगे तो आपको यह सारी कंप्लीट प्रश्नावली याद हो जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो इसका आंसर क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी प्रश्न पूछा गया था, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, आपको देख नहीं रहा होगा फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एन क्लास रिकॉर्ड करते टाइम तक भी मैंने यहाँ पर प्रश्न ऐड करने का काम किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई प्रश्न मेरे से छूटे। तो इसलिए मेरी आवाज़ पर आपको ध्यान रखना होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बात करते हैं इस प्रश्न को लेकर। तो प्रश्न पूछा गया था, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो यह प्रमाणित किससे होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, वह कहाँ से शासन कर रहा था? तो वह सेल्यूकस कहाँ से शासन कर रहा था? सीरिया से। अब बात करते हैं यहाँ पर मेगास्थनीज को लेकर। तो मेगास्थनीज कौन था? यह राजदूत था किसका? सेल्यूकस का। किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। और यह चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। यहीं पर प्रश्न पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो किस वर्ष में पराजित किया सेल्यूकस को? 305 ईसा पूर्व में। बात करते हैं मेगास्थनीज की पुस्तक के बारे में। तो मेगास्थनीज की पुस्तक के बारे में आप सभी को पता है कौन सी है? इंडिका। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इंडिका के लेखक कौन है, तो आपको आंसर करना होगा मेगास्थनीज। आपको ध्यान रखना होगा कि मेगास्थनीज क्या है? इंडिका के क्या है? मूल लेखक थे। और यह मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी यह क्या है? अब मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। और यह किन की रचनाओं में इसके विवरण देखने को मिलते हैं, यानी उद्धरण प्राप्त होते हैं। तो आपको इन सभी राइटरों के नाम ध्यान रखने होंगे कि स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, डायोडोरस तथा जस्टिन की रचनाओं में उद्धरण प्राप्त होते हैं। किसके? इंडिका के। आपको ध्यान रखना होगा कि इंडिका के
उद्धरण कौन से लेखकों की रचनाओं में प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, डायोडोरस तथा जस्टिन की रचनाओं में उद्धरण प्राप्त होते हैं। किसके? इंडिका के, क्योंकि इंडिका मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। और इंडिका के मूल लेखक कौन थे? तो आपको आंसर करना है कौन थे? मेगास्थनीज। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासनकाल में फैला? प्रश्न पूछा गया था कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासनकाल में फैला? तो इसका आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि वह मौर्य राजा जिसने राजमुकुट को त्याग कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, तो वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। यानी प्रश्न पूछा गया था कौन सा धर्म अपना लिया था? तो कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। और चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो जैन संत भद्रबाहु। कौन थे? जैन संत भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला कर्नाटक में भद्रबाहु के साथ तपस्या करने चले गए। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ तपस्या करने चले गए? तो भद्रबाहु के साथ। और ये भद्रबाहु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था किस जैन ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो यह किस में? परिशिष्ट पर्वन में, या इसे कहें भद्रबाहु चरित में। किसमें? परिशिष्ट पर्वन में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी। यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया तो एक संधि हुई थी। तो संधि के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया था सेल्यूकस को? 500 युद्धक हाथी। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। यानी आपसे प्रश्न इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। इसके ऑप्शन दे रखे थे लकड़ी का, पत्थर का, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन दे रखे थे। उसमें आंसर क्या था? इसका आंसर लकड़ी का। यानी पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। आपको आंसर करना है लकड़ी का। किसका बना था? लकड़ी का। यहाँ पर ईंट का, पत्थर का, ऐसे करके ऑप्शन दे रखे, तो आपको आंसर करना होगा लकड़ी का। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपको ध्यान रखना है चाणक्य को लेकर। तो चाणक्य कौन थे? यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। यह कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और बात करते हैं चाणक्य के अन्य नामों के बारे में। तो चाणक्य के अन्य नाम आपको ध्यान रखने होंगे। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किसमें कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख है। यानी प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रश्न पूछा गया कि किसमें कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख है। तो इसका आंसर था अभिधान चिंतामणि। यानी कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अभिधान चिंतामणि में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिधान चिंतामणि के लेखक कौन थे? तो अभिधान चिंतामणि के लेखक कौन थे? हेमचंद्र। यहीं पर बात कर रहे थे हम चाणक्य के बारे में। तो चाणक्य के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में आपको जानकारी होगी कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, कुछ भी कह सकते हैं आप इन्हें। तो आपको ध्यान रखना होगा इनकी पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में अधिकरण कितने हैं? तो अधिकरण कितने हैं? 15। और श्लोक कितने हैं? तो 4000। कई जगह 6000 भी मिलता है। तो आपको 4000 या 6000 में से 4000 चुनना होगा। और दोनों एक साथ आते नहीं हैं, इनमें से कोई एक आएगा। तो आप दोनों ध्यान रखें। इसमें श्लोक कितने? 4000
मूल में तो 4000 है, वैसे देखा जाए तो 6000 है। तो अर्थशास्त्र में अधिकरण कितने हैं? 15 और श्लोक कितने हैं? 4000। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह किस विषय पर आधारित है? शासन के सिद्धांत और अभ्यास। ऑप्शन क्या दे रखा था? शासन के सिद्धांत और अभ्यास। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। किसमें? राजनीतिक नीतियों पर। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों यानी पदाधिकारियों का उल्लेख है? कितने तीर्थों का उल्लेख है? 18। कितने तीर्थों का उल्लेख है अर्थशास्त्र में? 18। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्यापारिक मार्ग के बारे में क्या अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा की गई या नहीं की गई है? तो यहाँ पर लाइन दे रखी थी कि अर्थशास्त्र व्यापारिक मार्ग पर विषय पर मौन है, अर्थात बहुत न्यूनतम जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र हमें किसकी कम जानकारी मिलती है? व्यापारिक मार्ग की। इसके बारे में जानकारी हमें अर्थशास्त्र से नहीं मिलती है। किसके बारे में? व्यापारिक मार्ग के बारे में। तो अर्थशास्त्र व्यापारिक मार्ग विषय पर मौन है, अर्थात बहुत न्यूनतम जानकारी मिलती है। यह बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि जब पूछा जा चुका है तो उम्मीद है आपसे भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, यानी किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, या अर्थशास्त्र की तुलना किससे की गई? तो अर्थशास्त्र की तुलना किससे की गई? मैकियावेली के प्रिंस से की गई, यानी मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। किसकी तुलना? अर्थशास्त्र की। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या थी। तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? यानी प्रश्न को आप एक बार पुनः रिपीट करेंगे तो देखेंगे कि प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो कौन सा स्रोत? इंडिका। बात करते हैं यहीं पर अर्थशास्त्र के बारे में और क्या कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको ध्यान रखना होगा, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। यानी अर्थशास्त्र क्या करता है? राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। यानी इसमें क्या है? राजा के कर्तव्य बता रखे हैं। यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है। कौन? अर्थशास्त्र। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। कौन? अर्थशास्त्र। यह 3-4 लाइन अर्थशास्त्र के बारे में देकर आपसे पूछा जा सकता है कौन सी अर्थशास्त्र के विषय के यानी अर्थशास्त्र के बारे में सही है या सही नहीं है। तो यह सभी आपको ध्यान रखनी होगी कि अर्थशास्त्र क्या है? राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है और वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। कौन? अर्थशास्त्र। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। साथियों, आपको प्रश्न संख्या कम लग रही है, लेकिन यहीं पर मैंने ओनली चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को लेकर करीब करीब 130 प्लस प्रश्न कवर किए हैं। और आपको पता चल रहा होगा, जब 2 शासकों से, छोटे छोटे शासकों से इतने प्रश्न तैयार किए हैं, और यह वह प्रश्न है 130 जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और उनको मैंने एक जगह इकट्ठा करने का काम किया है, यानी आपके सामने परोसने का काम किया है। तो आप इन्हें मज़े के साथ, इन्हें टेस्ट के साथ एंजॉय कीजिए। और उम्मीद करता हूँ जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आप उस दिन मुझे धन्यवाद ज़रूर बोलोगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ, और क्योंकि आपका जो प्यार मिलता है, आपकी जो मैसेज मिलती है, आप बोलते हुए सर आप हमारे लिए मेहनत कीजिए, हमें अच्छा लगता है, और कोई है जो हमारे लिए मेहनत कर रहा है। तो आपके सभी के लिए मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है उसे और भी मैं गति देने का काम करूँगा, और अच्छी तरह आपके लिए कंटेंट तैयार करूँगा, और जिससे कि आपका सिलेक्शन अच्छी तरह अच्छी रैंक के साथ हो जाए। तो बात करते साथियों
प्रश्न के बारे में, क्योंकि हम क्लास में फालतू बात नहीं करते, क्योंकि बाद में बीच में जब क्लास आप देखते होंगे तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब एक दो स्टूडेंट करते होंगे, बाकी सभी लोग तो सपोर्ट करते हैं। साथियों, आप कमेंट कर कर अपनी राय जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितने साथियों के साथ शेयर करी। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितनी आपकी संख्या होगी उतना मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगेगा और आप सभी से जुड़ने का मुझे मौका मिलेगा। तो बात करते हैं प्रश्न को लेकर। तो प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के अनुसार शीताध्यक्ष का संबंध था। तो शीताध्यक्ष का संबंध किससे था? कृषि से। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि शीताध्यक्ष क्या है? तो यह क्या है? भूमि कर एकत्रित करता था। कौन? शीताध्यक्ष। प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के अनुसार शीता भूमि का अभिप्राय है। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि अर्थशास्त्र के अनुसार शीता भूमि का अभिप्राय है क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। कौन सा? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्त्री धन का सब पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? यानी कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो किस में हुआ है? अर्थशास्त्र में। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार के न्यायालयों का विवरण प्राप्त होता है। कितने प्रकार के न्यायालयों का विवरण प्राप्त होता है? 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन कौन से है? धर्मस्थलीय व कंटक शोधन। यहीं पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो धर्मस्थलीय था यह कैसा न्यायालय था? यह दीवानी न्यायालय था, जबकि कंटक शोधन न्यायालय कौन सा था? फौजदारी न्यायालय। यहीं पर आपसे प्रश्न पूछे गए थे कि धर्मस्थलीय न्यायालय के प्रमुख को क्या कहते थे? तो व्यावहारिक। जबकि कंटक शोधन जो फौजदारी न्यायालय था इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा कहा जाता था। उसके बाद आपको एक प्रश्न ध्यान रखना होगा कि प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद यानी तलाक की अनुमति दी गई है? यानी यहाँ पर यह प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है। दोनों तरीके मैंने आपके सामने लिखे रखे हैं। आपको ध्यान रखना होगा कौन सा ग्रंथ तलाक की अनुमति देता है। तो कौन सा ग्रंथ तलाक की अनुमति देता है? अर्थशास्त्र। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कौटिल्य के अनुसार सम्राट सर्वशक्तिशाली होने के लिए एक शक्तिशाली रखना यानी शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए और अपनी सहायता के लिए मंत्री रखना चाहिए तथा जासूसी के लिए राजा को बहुतायत में जासूस रखना चाहिए। यानी यह 3 लाइन देकर पूछी गई थी कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो कौटिल्य के अनुसार क्या करना चाहिए? एक राजा को सर्वशक्तिशाली होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कौटिल्य के अनुसार राजा को कैसा होना चाहिए? सर्वशक्तिशाली। और उसे क्या है? शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए तथा अपनी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद रखनी चाहिए, यानी मंत्री परिषद होनी चाहिए तथा जासूसी के लिए बहुतायत में यानी जासूसी विभाग होना चाहिए, यानी बहुत सारी जासूस होने चाहिए राजा के पास। तो आपको ध्यान रखना होगा कौटिल्य के अनुसार सम्राट सर्वशक्तिशाली होने के लिए शक्ति सेना रखनी चाहिए और अपनी सहायता के लिए मंत्री रखना चाहिए तथा जासूसी के लिए राजा को बहुतायत में जासूस यानी गुप्तचर रखना चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में वर्णित व्यतस्ती यानी व्यतस्ती क्या था? तो यह क्या था? सामुद्रिक दूरी की माप। किसकी? सामुद्रिक दूरी की माप। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था सप्तांग के सिद्धांत की सर्वप्रथम विवेचना की गई है। सप्तांग के सिद्धांत की सर्वप्रथम विवेचना की गई है किसमें? अर्थशास्त्र में। आपको यह 7 अंगों के नाम ध्यान रखने होंगे। स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, 6वां दंड, 7वां मित्र। क्योंकि आपसे आपको 3 देकर एक अन्य देकर पूछा जा सकता है कौन सा अंग की 7 सप्तांग सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता या 7 अंगों से नहीं है। तो कौन कौन से सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग,
कोश, दंड व मित्र। यह आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का एकमात्र सुनिश्चित अभिलेखीय संदर्भ किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है? यानी आपको प्रश्न एक बार पुनः देखना होगा। आपसे प्रश्न पूछा गया था, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? महावंश में। कौन सी पुस्तक है? महावंश। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा, कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? कौन सा? दिव्यावतान। कौन सा? दिव्यावतान। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ दिया था? इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? मुद्रा राक्षस में। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर, कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है? यानी जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है, कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। यहीं पर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख करता है। यानी मेगस्थनीज क्या है? अपनी पुस्तक कौन सी? इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख करता है? 7 वर्गों का। यह प्रश्न 2 से 3 तरीके से पूछा गया था कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया है? तो आपको आंसर करना होगा 7। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें? इंडिका। यानी ये तीनों प्रश्न एक ही है कि आपको ध्यान रखना होगा कि मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है, यानी कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्ग आपको ध्यान रखने होंगे। पहला कौन सा है? दार्शनिक। दूसरा कृषक। तीसरा पशुपालन तथा शिकारी। चौथा कौन सा है? कारीगर, शिल्पी और व्यापारी। 5वां कौन सा है? योद्धा या सैनिक। 6वां कौन सा है? निरीक्षक। 7वां कौन सा है? सभासद कहे या पार्षद कहे या मंत्री कहे। तो यह 7 वर्ग समाज के आपको ध्यान रखने होंगे। यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा गया था, मेगस्थनीज ने क्षत्रियों को क्या कहा गया है? यानी क्या कहा है? तो मेगस्थनीज ने क्षत्रियों को क्या कहा है? सैनिक। क्या कहा है? सैनिक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? यानी प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। किसमें इसका उल्लेख है? दासों के बारे में? इंडिका में। यानी इंडिका में बताया गया है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डियोनिसियस किसे निर्दिष्ट करता है? तो डियोनिसियस किसे करता है? शिव को। जबकि हेराक्लीज किसे करता है? कृष्ण को। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसने कहा, यानी कथन देकर पूछा है कि किसने कहा था ऐसा। क्या कहा था? किसने कहा, भारतीय ना तो किसी का बुरा करती है और ना ही किसी का बुरा सहन करती है। तो यह कथन किसका था? मेगस्थनीज का। किसका? मेगस्थनीज का। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि मेगस्थनीज के अनुसार किस मौर्य शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था? यानी मेगस्थनीज के अनुसार किस मौर्य शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था? तो वह पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो पुष्यगुप्त वैश्य। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। यहीं पर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य।
और चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? पुष्यगुप्त वैश्य। तो पुष्यगुप्त वैश्य की देखरेख में एक झील का निर्माण करवाया। कौन सी? सुदर्शन झील। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब बात करें अगले प्रश्न को लेकर, तो अगला प्रश्न भी इससे संबंधित ही पूछा गया था कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो किसके द्वारा ध्यान दिया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अशोक के द्वारा व स्कंदगुप्त के द्वारा। इन दोनों को लेकर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किसके द्वारा ध्यान दिया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक के द्वारा। तो सबसे पहले ध्यान किसने दिया, या सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसकी देखरेख में? पुष्यगुप्त वैश्य की देखरेख में, जो कि कौन थे? सौराष्ट्र के गवर्नर। अब बात करते हैं पुनर्निर्माण, तो अशोक ने करवाया था। अशोक के समय किसने करवाया था? तुषार के द्वारा। यह कहाँ के थे? यह गिरनार के राज्यपाल थे। और स्कंदगुप्त के समय इसका पुनर्निर्माण सुदर्शन झील का किसके द्वारा किया गया? सुविशाख के द्वारा। यह कौन थे? यह गिरनार के प्रशासक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर, तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि सेल्यूकस की पुत्री का नाम जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था, तो उसका नाम क्या था? हेलेना। उसका क्या नाम था? हेलेना। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? यानी मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? तो आपको आंसर करना होगा पांड्य। किसका उल्लेख किया था? पांड्य राजवंश का। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। अगला प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है, क्योंकि पंतजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त मौर्य की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करती है। तो यह दोनों लाइन आपसे देकर पूछी गई थी, कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। तो यह दोनों लाइनें बिल्कुल सही दे रखी हैं। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। पंतजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करती है। यानी कौटिल्य का अस्तित्व संदेहास्पद क्यों माना जाता है? क्योंकि पंतजलि के द्वारा कौटिल्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्य का उल्लेख करते हैं। यह बात आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखनी होगी। उसके बाद में बात करें अगले प्रश्न को लेकर, तो अगला प्रश्न पूछा गया था किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की पत्नी मुर्रा का पुत्र था? तो किसके अनुसार? श्रीधर स्वामी। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की पत्नी मुर्रा का पुत्र था? तो किसके अनुसार? श्रीधर स्वामी के अनुसार। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रुद्रदामन का कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है? यानी प्रश्न आपको एक बार पुनः देखना होगा कि रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख यानी कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है? तो कौन सा? जूनागढ़ शिलालेख। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात था। यानी प्रश्न आपको एक बार पुनः देखना है कि अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात था। कितना अनुपात था? 48,000 अनुपात 60। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर, तो अगला प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्यकालीन इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आपसे प्रश्न पूछा गया था मौर्यकालीन इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आपको आंसर करना होगा अर्थशास्त्र। कौन सा? अर्थशास्त्र। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो साथियों, अब तक हमने बात की चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अब तक कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अब बात करते हैं हम बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार के बारे में सबसे पहला प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि इनकी उपाधि के बारे में। तो इनकी उपाधि क्या थी? अमित्रघात। यानी यूनानी लेखकों ने किसकी संज्ञा दी बिंदुसार को? अमित्रघात की। किसकी? अमित्रघात।
बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया। यानी प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था। तो आपको आंसर करना होगा डायमेकस। डायमेकस किसके समय आए थे, बिंदुसार के समय पर। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, बुद्धघोष की सामंत पाशादिका। यानी बुद्धघोष को कौन से ग्रंथ में मिलता है इसका उल्लेख, सामंत पाशादिका में। आपको यह प्रश्न पुनः एक बार देखना होगा कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, सामंत पाशादिका में, जो कि किसका ग्रंथ था, बुद्धघोष का। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था। यानी आपको प्रश्न पूछा गया था कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था। तो आपको आंसर करना होगा अवंती का राज्यपाल था। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। बिंदुसार के काल में किस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई। यानी बिंदुसार के काल में किस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई। तो कहाँ पर, तक्षशिला में। यानी तक्षशिला में के नागरिकों का कहना था कि यह हम जो विद्रोह कर रहे हैं वह महाराज आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आपके द्वारा जो यहाँ पर अमात्य नियुक्त किए गए हैं यह विद्रोह उनके खिलाफ है। यानी अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत कहाँ पर की गई थी, बिंदुसार से। आपको आंसर करना होगा तक्षशिला में। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासनभार दिया गया था वह था। यानी बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को कहाँ का शासनभार दिया गया था। तो तक्षशिला व उज्जैनी का शासनभार दिया गया था। तो साथियों यह बात हमने की किसके बारे में, बिंदुसार के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हमने बात की मौर्य वंश के बारे में, हमने बात की मौर्य वंश की स्टार्ट कैसे हुई, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तमाम प्रश्न देखे। उसके बाद हमने देखे कि बिंदुसार के बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछे। कल की क्लास में हम बात करेंगे अशोक के बारे में और बाकी मौर्यकाल जो टॉपिक है उसके बारे में। कल की क्लास में किसके बारे में बात करेंगे, मौर्य के बारे में। यानी कल की क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे, अशोक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अशोक के बारे में। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर कर अपनी राय जरूर दें और अपने साथियों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर किया करें। और आप भी अच्छी मेहनत करें, आप पॉजिटिव रहकर मेहनत करें। आपका सिलेक्शन श्योर है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप बेस्ट कंटेंट पढ़ रहे हो। और साथियों आपके पास जो भी कंटेंट है आप उसे रिवाइज करने का काम करें। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आप पुनः आपसे, और यह लास्ट में आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट में वही सुनेगा जो लास्ट तक टिका रहा होगा। बाकी तो वीडियो को कट करके चले गए होंगे, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। जो अंतिम समय तक हमारे साथ जुड़ा रहना चाहता है, हम भी चाहते हैं उसी का सिलेक्शन हो। यानी जो आखिर तक मेहनत करे और मेहनत पर ध्यान दे उसी का सिलेक्शन होना चाहिए। तो साथियों मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कम कंटेंट रखें और उसे बार बार रिवाइज करें। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ हो तो आप टाइम टेबल ऐसा बनाएं कि जो भी टाइम टेबल हो उसमें कम से कम 40% तो आपका टाइम टेबल रिवीजन के लिए होना चाहिए। और बाकी 3 घंटे तो कम से कम आप फर्स्ट पेपर को दे के चलें और बाकी टाइम जो भी आपको बचे तो वह सेकंड पेपर को दें। यानी कम से कम आपको 8-7 घंटे तो पढ़ना ही होगा, 7-8 घंटे तो कम से कम पढ़ाई को दें अगर आप स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हो तो। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट करेंगे और रिप्लाई करेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।